हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक्स और एमपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार रिवाइज होकर के प्रश्न अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स में आपको बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख करके जाना है। साथ ही साथ में जिनका एसएससी, सीजीएल और बैंक्स या फिर एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है वो भी इस वीडियो को देख करके जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके चलेंगे हम हर एक प्रश्न को। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यह है आपका पहला प्रश्न, अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। जैसा कि आपको पता है जिस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है वह प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है 2019। जी हां, अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो गुरुजी जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज चल रही है। तो यह है आपका अगला प्रश्न, क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष की दिवस की थीम थी। मतलब ये आपसे पूछा गया है जो क्लाइमेट एक्शन थीम थी वो इनमें से किस दिवस की थीम थी। तो थीम से संबंधित प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। तो महिला दिवस की थीम थी, या फिर पर्यावरण दिवस की थीम थी, या फिर पृथ्वी दिवस की थीम थी, या फिर चिकित्सक दिवस की थीम थी। किस दिवस की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है पृथ्वी दिवस, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन, यानी कि हमारे आसपास के वातावरण के प्रति हमें क्या जागरूकता बनानी है, यह इस बार की थीम थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह है आपका अगला प्रश्न, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। पहली शिफ्ट में एनटीपीसी के में पूछा गया था और चौथी शिफ्ट में तुरंत सेम टू सेम यही प्रश्न रिवाइज होकर के आया है। लगातार प्रश्न रिवाइज होकर के भी आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है के सिवान, दूसरा ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, या फिर राजनाथ सिंह, या फिर राजीव कुमार। तो क्या होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो के सिवान कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है और इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और जो राजीव कुमार हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ये चारों के चारों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह है आपका अगला प्रश्न, पहली बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन 2 है अमिताभ घोष, ऑप्शन 3 है अमिताभ कांत, या फिर ऑप्शन 4 है अमित कुमार। तो किसे मिला है अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि पहली बार 2018 से ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा है। अभी तक केवल 22 भाषाओं में ही दिया जाता था। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अमिताभ घोष को यहाँ पर पहली बार अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। बाकी अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, और अमिताभ कांत जो हैं वो पहली बार जब नीति आयोग बना था तो उसके उपाध्यक्ष थे अमिताभ कांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन 1 है पैराडाइज, ऑप्शन 2 है 1917, ऑप्शन 3 है जोकर, और ऑप्शन 4 है जुडी। तो किस एक फिल्म को यहां पर बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आपको पता है ऑस्कर की बात करें तो पैराडाइज मूवी को ऑस्कर में सबसे बेहतरीन मूवी का अवार्ड दिया गया है। वहीं बाफ्टा की बात करते हैं, आइए देखते हैं बाफ्टा वाली फिल्म का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है 1917, जो कि विश्व युद्ध के समय पर बनाई गई एक मूवी है विश्व युद्ध के ऊपर। तो 1917 को बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है वो 1917 है। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ मूवी पैराडाइज है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह है आपका अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को आईटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 है गुजरात, ऑप्शन 3 है केरल, और ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो किसे जाना जाता है आईटी कैपिटल के नाम से। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कर्नाटक, जी हाँ, कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है उसे भारत की आईटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और केरल को मसालों का शहर के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का शहर आपका तमिलनाडु है, और गुजरात को तो आप जानते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये शहर है, जैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो ये चारों फैक्ट आपके क्लियर हुए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो यह है आपका अगला प्रश्न। साकेत नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकाव्य के रचयिता, और किताबों से लगातार प्रश्न यहां पर देखने को मिल रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में। ऑप्शन 1 है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 2 है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन 3 है महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन 4 है जयशंकर प्रसाद। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की ये किताब है, साकेत नामक जो महाकाव्य लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की है। उसके जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो कामायनी नामक जो ग्रंथ है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। यह प्रश्न अभी आया हुआ है, कामायनी वाला जो है पिछली शिफ्ट में ही एनटीपीसी में पूछा गया था। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहां पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 है उत्तराखंड, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन 4 है झारखंड। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो ये प्रश्न चेंज हो गया। खैर हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का जो रीवा तहसील है वहां पर जो है आपका सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहां पर लगाया गया है। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो कहां पर? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला प्रश्न है G20 2020 सम्मेलन में जो है वो किस देश में आयोजित हुआ है? ऑप्शन 1 है फ्रांस, ऑप्शन 2 है सऊदी अरब, ऑप्शन 3 है USA, और ऑप्शन 4 है जापान। तो G20 सम्मेलन 2020 कहां पर आयोजित हुआ है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सऊदी अरब की जो आपकी कैपिटल है रियाद, वहां पर आयोजित हुआ है G20 2020। और आपको बता दें भारत में 2023 का G20 आयोजन होने वाला है। उसके बाद आपको बता देते हैं सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। क्योंकि G20 सम्मेलन हुआ है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कंट्री, कैपिटल और करेंसी। तो सऊदी अरब में हुआ है G20 2020। भारत में कब होगा? 2023 में भारत में भी आयोजित होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह है अगला प्रश्न। चिली की राजधानी क्या है? राजधानी से संबंधित बहुत प्रश्न यहां पर देखे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। ऑप्शन 1 है माले, ऑप्शन 2 है सैंटियागो, ऑप्शन 3 है ढाका, और ऑप्शन 4 है इस्लामाबाद। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सैंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। याद कैसे करेंगे? तो जब कोई व्यक्ति चिली यानी कि मिर्च खा लेता है तो वो क्या हो जाता है? सैंटी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी लगने लगती है। तो यहाँ ऐसे याद कर सकते हैं आप, चिली की राजधानी सैंटियागो। बाकी मालदीव की राजधानी माले है, आपको पता ही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका टका, ढाका टका हमने आपको याद कराया था। जो आपकी राजधानी है ढाका, और करेंसी क्या है? टका है। उसके बाद इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की कैपिटल है। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, चिली की राजधानी सैंटियागो हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते जा रहे हैं महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसको भी आप कलेक्ट करते चलिएगा। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है ग्लैंड, ऑप्शन 2 है जिनेवा, ऑप्शन 3 है ज्यूरिख, या फिर ऑप्शन 4 है बर्न। तो कहां पर है फीफा का मुख्यालय, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये है इसका आंसर, यानी कि ज्यूरिख में जो है फीफा का मुख्यालय है। और फीफा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो फीफा है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है फीफा, ठीक है। यह पूछा जाता है कि फीफा का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से संबंधित है फीफा, और जो मुख्यालय है वो आपका ज्यूरिख में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंफोसिस के सीईओ कौन है वर्तमान में, यह आपसे पूछा गया है। और सीईओ से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ऐसे ही एनिमेटेड वीडियो है। आपको हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, या फिर आप ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। जो बहुत फेमस जो मल्टीनेशनल कंपनी है, 15 मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत फेमस है, जिनके सीईओ आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं एनिमेशन के साथ में। आपको फोटो भी दिखाई देगी तो आपको याद हो जाएगा। एक बार आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो इंफोसिस के सीईओ आपसे पूछे हैं मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है सलील पारेख, ऑप्शन 3 है टिम कुक, और ऑप्शन 4 है पेक्का लुंडमार्क। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सलील पारेख, जो है वो आपके इंफोसिस के सीईओ हैं। तो बाकी जो सीईओ दिए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो आपके फेसबुक के सीईओ हैं, टिम कुक जो है वो आपके एप्पल के सीईओ हैं, और पेक्का लुंडमार्क जो है वो आपके नोकिया के सीईओ हैं। और पेक्का लुंडमार्क जो है, यह प्रश्न एनटीपीसी जो है अभी जो एग्जाम हुआ है 30 तारीख को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो अब आपसे सलील पारेख इंफोसिस के, या फिर मार्क जुकरबर्ग, या फिर टिम कुक पूछे जा सकते हैं अगली शिफ्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यह पूछा गया है। ऑप्शन 1 है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है अभिजीत बनर्जी, या फिर ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है।
तो ये क्वेश्चन निकल गया, कोई बात नहीं। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें गुरु जी कहा जाता है, तो वो जो हैं उनको पहली बार यहाँ पर पुरस्कार मिला हुआ था नोबेल भारत की तरफ से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। उनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। ठीक है, बाकी अभिजीत बनर्जी के बारे में हमने आपको बताया, और कैलाश सत्यार्थी को जो है वो मलाला यूसुफजई के साथ में यहाँ पर पुरस्कार मिला हुआ था, शांति के लिए ही उनको पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राज्यपाल से संबंधित भी प्रश्न आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन 1 है बी डी मिश्रा, ऑप्शन 2 है जगदीप धनखड़, ऑप्शन 3 है आनंदीबेन पटेल, या फिर ऑप्शन 4 है भगत सिंह कोश्यारी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है जगदीप धनखड़, जो है वो आपके पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो दीदी जिन्हें ममता बनर्जी कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों लोगों के बीच में ठनी रहती है, मतलब कि बनती नहीं इन दोनों की लोगों की। ठीक है, बाकी बी डी मिश्रा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपके बी डी मिश्रा हैं। कैसे याद करते हैं? तो ऐसे याद कर लीजिए, अरुण नाम का लड़का बीड़ी पीता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बी डी मिश्रा जो हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी उनको सौंपा गया है। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हुए, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दिल्ली जो है, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। शब्दों पर गौर कीजिए, केंद्र शासित की बात किया जा रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा दिल्ली है। बाकी जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से, वह आपका लक्षद्वीप है। यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप है। बाकी बात करें चंडीगढ़ की, तो सबसे ज्यादा प्लान्ड सिटी जो बनाई गई है वो आपकी चंडीगढ़ है। यानी कि वहां पर चौराहे कैसे बनेंगे सारी, मतलब एक प्लान करके चंडीगढ़ सिटी को बनाया गया है। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो तीन जो है राज्यों में पौंडीचेरी फैली हुई है, अलग अलग जगह पर पौंडीचेरी स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है इंदौर, ऑप्शन 3 है मुंबई, या फिर ऑप्शन 4 है जयपुर। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपको बताते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर है मुंबई। आप याद रखिए, आपसे पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया, ना कि इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई राज्य में स्थित है। बाकी दिल्ली की बात करते हो तो हमारी राजधानी है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंदौर की बात करते हो तो इंदौर से रिलेटेड एक फैक्ट है कि सबसे स्वच्छ जो अभी शहर है वो आपका इंदौर है। लगातार 4 साल से स्वच्छता में नंबर 1 बना हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। जयपुर की बात करते हो तो पिंक सिटी जो है वो आपको जयपुर को कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट आपके क्लियर हुए, ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 29वां जो सरस्वती सम्मान है उसे उसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया 29वें सरस्वती सम्मान से? ऑप्शन 1 है नासिरा शर्मा, ऑप्शन 2 है कृष्णा सोबती, ऑप्शन 3 है वासुदेव मोही, या फिर ऑप्शन 4 है हरवंश राय बच्चन। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। कृष्णा सोबती को भी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनकी हालांकि मृत्यु हो चुकी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कृष्णा सोबती को भी सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। हरवंश राय बच्चन के बारे में आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं और इनकी एक जो रचना है मधुशाला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन की एक किताब है, वो एक रचना है मधुशाला, आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन का जो चिल्ड्रन का लिए, जो बच्चों के लिए एक वो बनाया गया है, अलग से संस्था बनाई गई है, वो है आपका यूनिसेफ। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हमने आपको बता ही दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो पेरियार नदी, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है कावेरी, ऑप्शन 3 है शरावती, और ऑप्शन 4 है कंबनी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आपको बता देते हैं पेरियार नदी केरल में बहती है। शरावती नदी पर जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो ये आप यहाँ पर क्लियर होता है। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो स्टैटिक जीके थे, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो धन्यवाद, आपको ये वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ काम कर दीजिए हमारे लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपकी अति कृपा होगी, बहुत मेहनत लगती है एनिमेशन वाले वीडियो बनाने में। उसके बाद ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में कि आपके लिए एक एनिमेटेड वीडियो स्टैटिक जीके की सक्सेस जंक्शन के द्वारा लेकर के आया गया है। बहुत अच्छे से आपको याद कराया जा रहा है, चीज़ें आपके लिए याद हो जाएंगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।